Hello and good morning, students. Today we are starting our revision with the first chapter of microeconomics, that is economics and economy. Okay, we will discuss about the basics of economics and economy in this chapter. Okay, and as you all know that we are revising this syllabus for our midterm exams. Okay, and we all know about the syllabus of midterm exams. Okay, so we are starting with our first chapter, economics and economy. As we know that there are two branches of economics, that is microeconomics, these are microeconomics, and macroeconomics. Okay, so first of all we have to discuss what economics is before moving to micro and macro level. Okay, सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर. इकोनॉमिक्स को हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, सो इट इज अ सब्जेक्ट मैटर. ओके, दैट और विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. ओके, वो ह्यूमन कंज्यूमर भी हो सकता है, वो ह्यूमन प्रोड्यूसर भी हो सकता है. ठीक है तो एक ह्यूमन बीइंग ही. ठीक है, आइदर एज अ कंज्यूमर वो बिहेव कर रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ रही हैं, और इफ ही इज बिहेविंग एज अ प्रोड्यूसर, दैट मीन्स वो रिसोर्सेज या गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एज अ सप्लायर और अ प्रोड्यूसर काम कर रहा है, तो भी उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड और द सॉल्यूशन इज डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स. ओके, सो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है. ओके, एंड नाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये क्यों अराइज होती हैं, कैसे अराइज होती हैं. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स whatever these are, okay, arises due to the problem of choice. Okay, sorry, you can say these are the problems of choice. arise किस वजह से होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. these problems are known as the problem of choice. okay, economic problems are known as the problem of choice. ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी तरह की चॉइस की प्रॉब्लम होगी. अब ये अराइज क्यों होती हैं, बेसिकली टू रीजंस हैं इसके पीछे कि वाई डू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट और अराइज इन एवरी इकोनॉमी. हर एक कंट्री या हर एक इकोनॉमी या हर एक पर्सन के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है. ठीक है, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है. क्लियर, इन कंट्रास्ट टू द नीड्स. ओके, क्लियर, मीन्स भी हम कह सकते हैं यार, मीन्स आर लिमिटेड इन कंट्रास्ट टू आर नीड्स. हमारी ज़रूरतें तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन हमारे उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो मीन्स हमें चाहिए, ठीक है, वो रिसोर्सेज एंड मीन्स आर लिमिटेड. ओके, सो यू कैन से आर मीन्स और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड्स are limited in contrast to the needs. That's why the problem arises. अगर resources unlimited होते तो सारी needs satisfy हो जाती. अब needs satisfy सारी नहीं हो सकती हैं, so we have to choose. Okay, choice की problem of choice आ गई ना. We have to choose which need has to be satisfied first. कौन सी need या कौन सी ज़रूरत हम पहले पूरा करें. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज. जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होने के साथ साथ और दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू. ओके, उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. दैट मीन्स दैट रिसोर्स कैन बी पुट टू यूज to satisfy more than one need, but it cannot happen or it may not happen at a certain point of time or at a particular point of time or at the same point of time. Okay, हम एक टाइम पे एक तरह की नीड को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं उस रिसोर्स की हेल्प से. ठीक है, इफ दैट रिसोर्स हैज बीन यूज्ड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर और अ सर्टेन नीड, दैट रिसोर्स में एग्जॉस्ट. ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स बार बार यूज़ किया जा सकता हो. ठीक है, वो सिंगल यूज़ के लिए हो सकता है. तो एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर उसको यूज़ किया जा चुका है तो उसको किसी दूसरी नीड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम. ठीक है, सो रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिव, almost all the resources have alternative uses. For example, money. Okay, money
कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ वेराइटी ऑफ नीड्स। जितनी भी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको हम मनी की हेल्प से सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो मनी एक एज अ रिसोर्स एक ऑल्टरनेट यूज होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट यूज रखता है वो। मिल्क है, मिल्क के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम सब डिस्कस किए हैं कि एवरी इकोनॉमी फेसेस economic problems, or economic problems arises in all types of economies, okay, whether the economies are developed or underdeveloped, ठीक है, कैसी भी या किसी भी तरह की वो इकोनॉमीज है, ठीक है, हर एक इकोनॉमी ऑब्जर्व करती है, एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ओके, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, ओके, बिकॉज हर एक कंट्री या इकोनॉमी या हर एक पर्सन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट उसकी बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, ओके। नाउ द पार्टीज इन द इंडिविजुअल, जैसे कि पहले डिस्कस किया, वो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर भी हो सकता है और एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, तो दोनों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब अगर ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, दिस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इफ these are studied on individual level, that becomes the part of microeconomics, because micro means small level, okay, small. So if the problems are discussed at an individual level, okay, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री, कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओके। एंड इफ वी आर स्टडीइंग द प्रॉब्लम्स और डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स इकोनॉमी एज अ होल, ओके, पूरी इकोनॉमी के पार्ट पे डिस्कस अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को, कि पूरी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उस केस में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओके। सो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री, फर्म के बेस पे स्टडी की जाती है, ठीक है। एंड नाउ वी आर सेपरेटिंग द टू पार्टीज, consumer and producer, as the vital elements और components of economics, okay। इकोनॉमी की या फिर इकोनॉमिक्स के एक वाइटल कंपोनेंट्स के रूप में हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को देखते हैं, ठीक है। सो फॉर बीइंग अ कंज्यूमर, the problems which are faced by the person, okay, being a consumer, the problems faced by a consumer, okay, are discussed under the theory of consumer behavior or the theory of demand. And being a producer, the problems which are faced by a producer are discussed under the producer behavior or the theory of supply, okay। क्या प्रॉब्लम्स एक प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर फेस करनी पड़ती है, ठीक है। And as we know that these demand and supply, or these demand and supply are known as the market forces, okay, ये मार्केट को ड्राइव करने वाली फोर्सेस हैं, तो जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस होगा वो भी ये मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करती हैं। सो प्राइस थ्योरी भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो तीन वाइटल कंपोनेंट्स हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर किन गुड्स की डिमांड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ सप्लाई और द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, दैट मीन्स हाउ वुड अ प्रोड्यूसर मैनेज their resources to produce a certain type of good or goods, okay. Next one is the theory of price, that means how market price, or how is the market price determined with the help of supply and demand, market forces जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो these are the three vital components of microeconomics, okay। so question अगर पूछा जाता है microeconomics के जो vital components हैं वो कौन से हैं, तो हम ये तीन ही डिस्कस करेंगे, theory of consumer behavior और the theory of demand, जो कि हमें बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, या अपनी इनकम, गिवन इनकम की हेल्प से किन गुड्स की वो डिमांड करता है, ठीक है, या करेगा, दैट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से किन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, ये थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर है या थ्योरी ऑफ सप्लाई है। एंड नेक्स्ट वन, हाउ इज द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मार्केट फोर्सेस है, ठीक है। सो ये तीन वाइटल कॉम्पोनेंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। Now we will discuss about the components of macroeconomics.
As we know that macro means large or very large, so we will discuss the economic problems at the level of economy as a whole. Okay, हम इकोनॉमी के लेवल के ऊपर, एक कंट्री के लेवल के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. So the issues or the problems at macroeconomics are equilibrium in the economy, that how equilibrium struck in an economy or strikes in an economy. कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेस पे हम इक्विलिब्रियम सेट करते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए. Second one is the disequilibrium in the economy. It is not necessary that every time and every economy, okay, every time every economy can strike equilibrium. जरूरी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही रहे हमेशा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डिसइक्विलिब्रियम हो इकोनॉमी में. मींस एडी और एएस का मिस बैलेंस. ओके, आइदर एडी इज ग्रेटर और एएस इज ग्रेटर. या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो सकती है या फिर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, चांसेस आर देयर, कंडीशंस में अराइज which may increase aggregate demand or may increase aggregate supply. Okay, so it is very common that economy can be find or may find itself in this equilibrium also. Okay, it is not necessary that every economy find itself in equilibrium every time. Okay, एडी और एएस जो है इक्वल हो जरूरी नहीं हर एक इकोनॉमी के लिए. ठीक है, कुछ इकोनॉमीज में कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई का जो इम्बैलेंस है, मिसबैलेंस है, वो हो सकता है. ठीक है, रीजन बीइंग रिसोर्सेज हो सकते हैं रीजन उसके. ठीक है, या सर्टेन अदर इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक साइकिल हो सकती है उनके पीछे जो रीजन है वो. नेक्स्ट वन इज द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. ओके, ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में तो नो प्रॉब्लम. Now, if the economy is observing the disequilibrium, so that disequilibrium will have to be corrected obviously. ठीक है, इकोनॉमी हमेशा चाहेगी कि वो इक्विलिब्रियम में हो. so, अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको करेक्ट किया जाएगा. ठीक है, सो ऐसा हम रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से कर सकते हैं. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करके. ओके, सो जो डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसको हम दूर करते हैं, करेक्ट करते हैं. दैट इज द अनदर फेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैसे उसको हम दूर करेंगे. ओके, so there are also three vital components of macroeconomics theory related to equilibrium in the economy. That equilibrium means aggregate supply is equals to aggregate demand. Okay, that is the equilibrium condition for an economy. And the theory related to disequilibrium, डिसइक्विलिब्रियम में दो कंडीशंस हो सकती हैं. या तो एग्रीगेट डिसइक्विलिब्रियम मींस एडी और एएस इक्वल नहीं है. ठीक है, इक्वल नहीं है तो या तो एडी ज़्यादा होगा या एएस ज़्यादा होगा. ठीक है, तो या तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई या फिर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप अराइज हो सकता है. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई जब डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है, डिफ्लेशनरी मीन्स जब सप्लाई ज़्यादा होगी. थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन. अब इस जो डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है इसको करेक्ट किया जाएगा तो क्या इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट यूज करेगी अपनी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट को रिमूव करने के लिए. सो द पॉलिसीज ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कैन बी यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज रेट पॉलिसी कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव द डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी. ओके, नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को इकोनॉमी एज अ होल डिस्कस करके चलती है. ठीक है, दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो तीनों यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे मैक्रो के, कि माइक्रो के क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्राइस. वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डिस्कस the theory of equilibrium in the economy, theory of disequilibrium, and the theory related to the correction of like equilibrium. Okay, दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करके चलती है कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, लाइक जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करते वक्त हम मार्केट प्राइस डिटरमाइन करते वक्त जनरल प्राइस लेवल को कांस्टेंट मान के चलेंगे. दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम करती है कि माइक्रो वेरिएबल्स जो है कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, लाइक जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स
कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को सेट करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स वो तीन थ्योरीज, दोनों ही तरफ कौन कौन से वाइटल कंपोनेंट्स हमने पढ़े वो इसमें आ जाएंगे, ओके। तो ये डिफरेंस था बेसिकली, मीनिंग में भी हमने यही पढ़ा है, तो वहां से हमने डिफरेंशिएट कर दिए हैं इन तीनों चारों पॉइंट्स को बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, positive and normative, sorry, nature of economics, okay. The branches were micro and macro. This is the nature of economics, positive or normative, okay. Economics का nature क्या है, positive nature की है या फिर normative? Now what is positive? Positive economics deals, okay, or positive economics is the economics which deals with the economic issues related to past, present और future. That means जो actually हो चुका है, happen हो चुका है या हो रहा है या होगा, ठीक है, actually उसके बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। So it deals with such economic situations which can be studied by using the facts and figures. That means वो facts and figures के ऊपर ही डिस्कस करती है। जो facts और figures के रूप में कलेक्ट किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को या उन इश्यूज को डिस्कस करती है। दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स what is, what was और what would be, ठीक है, क्या था, क्या है और क्या होगा, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। तीनों ही सिचुएशन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, पास्ट में अफेक्ट किया था। Now the 22% of population in India is absolutely poor. अब 22% है प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट, पास्ट में उससे ज्यादा रहा। If the population in India continues to grow at the existing existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22%. अगर इसी रेट से population grow करती है तो poverty की रेट जो है 22% से ज़्यादा हो जाएगी फ्यूचर में, अगर ऐसा होता है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के रूप में हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब इसी के बेस पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या या क्या बताता है, कैसा उसका नेचर है। So it highlights the nature and extent of economic problems, ठीक है, जो कि past, present और future से related है। These statements are based on facts and figures. These statements are verifiable for truth. Okay, ये verify की जा सकती हैं because facts and figure की form में है, so these can be easily verified, ठीक है, क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि ट्रूथ हो, बिकॉज ये फ्यूचर भी इंक्लूड करती है कि ऐसा हो जाएगा, तो ट्रूथ तो नहीं है, ठीक है, बट ये वेरीफाइबल ट्रूथ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स को इन्वॉल्व करता है। दूसरी तरफ normative economics. Normative economics does not include the facts and figures related to past, present and future. It just tells what ought to be, क्या होना चाहिए, ठीक है। पिछले में का क्या था, क्या है और क्या होगा, ये कहते क्या होना चाहिए। दैट मीन्स जो एक्चुअली ना तो हुआ, ना हो रहा है, ना ही होगा, ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। फॉर एग्जांपल MG नरेगा जब लॉन्च की गई पास्ट में 200 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करती थी, नाउ इट इज़ एक्सपेंडेड टू होल ऑफ द कंट्री। फ्यूचर में अगर ये इसी तरीके से काम करेगी तो पॉवर्टी को काफ़ी हद तक कम कर देगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और कह रहा है। MG नरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी अकेली स्कीम, ठीक है, इन द कंट्री। दैट इज नॉर्मेटिव फैक्ट, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो पाए, ठीक है। सो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं करती है, ठीक है। MG नरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया। इट विल मेक द पीपल पैरासाइट ऑफ लाइफ लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव। ये पैरासाइट बना रही, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना सिखा रही है, ठीक है। सो ये ऐसा है ज़रूरी, इट इज़ नॉट वेरीफाइबल कि लोगों को पैरासाइट बना रही है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देगी? इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ठीक है, और ना ही ऐसा है, ठीक है, और ना ही ऐसा था, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है, होगा नहीं, क्या हो सकता है पे फोकस करती है, होगा या नहीं होगा डजेंट मैटर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट को इंक्लूड करती है कि हो सकता है ऐसा।
कंट्रोवर्सीज भी अराइज कर सकती है, जैसे इन्होंने कहा कि लोगों को पैरासाइट बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज तो इंक्रीज कर रही है ना, ये तो कंट्रोवर्सीज अराइज कर सकती है। ये ओपिनियंस बताती है सिर्फ, ठीक है, इंडिकेट करती है ओपिनियंस के बारे में, ओके, एंड प्रॉब्लम्स का सर्टेन सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली, ओके। नाउ व्हाट इज एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी क्या है, ठीक है, जब भी हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक इकोनॉमी होती क्या है। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, कोई भी इकोनॉमी को हम एक सिस्टम या मैकेनिज्म के रूप में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो जिसके द्वारा लोग अपनी अर्निंग या लिविंग अर्न करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम और मैकेनिज्म, इकोनॉमी इज अ सिस्टम और अ मैकेनिज्म बाय विच द पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, ठीक है, जिसके थ्रू लोग या जिसके द्वारा लोग अपनी अर्निंग करते हैं या लिविंग अर्न करते हैं, ठीक है। नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, नेचर और लेवल कैसा होगा इकोनॉमी का, ये डिपेंड करता है किस तरह की एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटीज performed by the people and the level of economic activities performed by the people, किस तरह का काम लोग कर रहे हैं और किस लेवल पे, ठीक है, लार्ज लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी का नेचर एंड लेवल, ओके, कैसी वो इकोनॉमी होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी इकोनॉमी में प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग ज़्यादा इंगेज हैं, ऑब्वियसली वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एडवांस या डेवलप नहीं होगी, ओके। अगर किसी इकोनॉमी में टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं तो उस इकोनॉमी को हम क्या मानेंगे कि वो एक एडवांस या डेवलप्ड इकोनॉमी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज़ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि किस तरह का काम, ओके। इसी तरीके से लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकता है, लार्ज लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो इकोनॉमी जो है लार्ज होगी, स्मॉल लेवल पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो इकोनॉमी का लेवल भी स्मॉल होगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी या कोई भी गवर्नमेंट इन तीनों में से किसी ना किसी इकोनॉमी को जो है फॉलो करती है या किसी न किसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वन इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी लाइक चाइना एंड रशिया. Next one is the capitalist economy like UK and USA, and the third one is the mixed economy, okay, like India. Okay, India is the example of mixed economic structure. Okay, तो 3 तरह की इकोनॉमी है हमारे पास, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है. नाउ क्या डिफरेंसेस हैं इन इकोनॉमीज, इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में, इन स्ट्रक्चर्स में. For example, first is centrally planned economy or the controlled economy or the socialist economy. Okay, इस इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है, लाइक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वो सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, तभी इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी नाम दिया गया है, ठीक है. देयर इज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच इज नॉन एज मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी. इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी कह सकते हैं. यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ड्राइव करती है कंजम्पशन और प्रोडक्शन को, ठीक है. जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होगा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. फिर मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों ही फीचर्स, ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ हद तक गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस की हेल्प से कंट्रोल करती है. Economic decisions are taken by the government for public welfare. Economic decisions are taken for profit motive. Okay, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स या प्राइवेट सेक्टर का होल्ड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं. यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं दोनों ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं. इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन. कंज्यूमर फ्री नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट द सेंटर स्टेज, कंज्यूमर इज नॉट द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है. गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस होगा, कंज्यूमर्स की नीड्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं वो, ठीक है. यहाँ पे कंज्यूमर इज द सॉवरेन, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वैसी ही गुड्स प्रोड्यूस होंगी. ओके, एंड इन दिस नेक्स्ट इकोनॉमिक पैटर्न द कंज्यूमर इज सॉवरेन. ओके, बट कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करती है और उनके प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है कि किस प्राइस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए.
Resources are controlled by government in centrally planned economy. Resources are controlled by the प्राइवेट सेक्टर. ओके, मार्केट फोर्सेस या प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को. यहाँ पे रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कुछ हद तक, ठीक है, बट कुछ हद तक फ्री भी छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके, public sector dominates in centrally planned economy, private sector dominates in free economy or market economy, whereas public and private both sectors, ठीक है, public and private both sectors dominate the economic activities in mixed economy. दोनों को फ्रीडम होती है, पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स्ड हम जो फंक्शनिंग है वो देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है. तो इस तीन तरह के लाइक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या पैटर्न को इकोनॉमी फॉलो करती है. कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करती है. ओके, so here was the first chapter about the economy and economics.